Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, the United Nations. बेटा इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशंस कब बना, क्यों बना, क्या ऐसा हुआ कि हमें यूनाइटेड नेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ी, यूनाइटेड नेशंस का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, मतलब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका सक्सेसर रहा यूनाइटेड नेशंस। चलो, तो यूनाइटेड नेशंस जो है ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बना 1945 में। 1945 में कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। ठीक है बात। यूनाइटेड नेशंस एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बना 1945 में। कब भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ध्यान रहेगा कब बना, किस ईयर में? 1945 में। कब बना? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इसे पॉपुलरली हम यूनाइटेड नेशंस भी कहते हैं। ठीक है, यूएन। ठीक है, इट इज पॉपुलरली नोन एज यूनाइटेड नेशंस और यूएन। इसका जो एम है, इसका जो उद्देश्य है वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। पूरी दुनिया आपस में शांति से रहे, ये इसका मेजर एम है। इट एम टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया भी यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है। आज यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्रीज। टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं आज यूनाइटेड नेशंस में, और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। विच मेक्स इट द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। 193 कंट्रीज हैं, मतलब 193 जो कंट्रीज हैं वो इसका मेंबर है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप में ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में है। तो क्या इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? इंडिया यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है। 193 कंट्रीज टोटल इसमें है। क्योंकि 193 कंट्रीज है इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है बच्चा? न्यूयॉर्क सिटी में है। ये है हमारे यूनाइटेड नेशंस का लोगो। ठीक है बात। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द यूएन कैसे बना, क्यों बना, कब बना, अब हम वो पढ़ेंगे। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने ये रियलाइज किया कि भैया अब हमें कोई ऐसे पावरफुल, शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संस्थान, पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है जो वर्ल्ड वॉर होने से रोके, ये तबाही होने से रोके। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो वर्ल्ड लीडर्स सोच रहे हैं यार हमने बहुत कबाड़ा कर दिया दुनिया का, कितनी अच्छी दुनिया थी, इधर बॉम्ब फोड़ दिया, इधर मिसाइलें लगा दी, बहुत ही बेकार कर दिया हमने दुनिया को। ठीक है, तो अब क्या करें? अब हम एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो वर्ल्ड में मेंटेन करे किसको? पीस को, और प्रिवेंट करे, रोके किसको? वॉर्स को, युद्ध को रोके, शांति बनाए रखे। अब बेटा तीन बड़े लीडर बैठेंगे। कौन कौन बैठेंगे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? यूएसए के। विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के? ग्रेट ब्रिटेन के। एंड जोसेफ स्टालिन जो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? सोवियत के। आज सोवियत टूट गया है और उसका सबसे बड़ा पार्ट है रशिया। ठीक है बात। तो कौन कौन बैठे? रशिया के स्टालिन, यूएसए के डी रूजवेल्ट, ग्रेट ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, ये लोग बैठे और इन्होंने अब एक बात समझ ली कि हमें एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जो दुनिया में वर्ल्ड पीस को मेंटेन रखे, डेवलपमेंट की बात करे, ग्रोथ की बात करे, और यहीं से यूएन, यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आएगा। किस डेट को आएगा? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है बात। शांति और प्रोग्रेस के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर है ये जोसेफ स्टालिन, ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ये विंस्टन चर्चिल। नाउ एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, किस उद्देश्य के साथ यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया? कि भाई हमें पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। तो बेटा अगर एग्जाम में ये चैप्टर आएगा तो एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूएन बना, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या बना? यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड,
टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस। जितनी भी ये 193 कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, इन्होंने सब ने सोचा कि हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप करना है कंट्रीज के बीच में, एमंग नेशंस। टू फैसिलिटेट फ्रेंडली रिलेशन मतलब मैत्रीपूर्ण मित्रता डेवलप करनी है, मतलब सब अपने आपस में फ्रेंड बन जाएं। टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ नेशन, हर कंट्री की ग्रोथ हो, हर कंट्री प्रोग्रेस के रास्ते पे हो, ये भी यूएन का एक ऑब्जेक्टिव है। टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए रिस्पेक्ट को हम बढ़ावा देंगे कि भाई फंडामेंटल फ्रीडम सबको मिले, सबके पास अपने राइट्स हों, इसकी भी बात यूनाइटेड नेशंस करता है। अब हम यूनाइटेड नेशंस के सिद्धांतों को पढ़ेंगे बेटा। तो पहला सिद्धांत है, पहला प्रिंसिपल है कि जितने भी मेंबर नेशन हैं वो सब के सब ओबे करेंगे। चार्टर को ओबे करना मतलब मानना है ना, आज्ञा मानना, ओबे करना। तो चार्टर में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको ओबे करेंगे सारे मेंबर नेशन। जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी इक्वल हैं। जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो सारे जो झगड़े हैं उन्हें हम शांति से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेटल करेंगे। पर बेटा आज रशिया यूक्रेन वॉर हो, अफगानिस्तान यूएसए, ईरान इराक हो, कहीं पर भी ये बात देखने को मिलती नहीं है। इसके पहले आर्मेनिया अजरबैजान आपस में लड़ रहे थे, है ना, उन्होंने कोई पीसफुल वे में अपने मैटर्स को शॉर्ट नहीं किया। यूक्रेन रशिया वॉर कंटिन्यू है ही। तो पर यूनाइटेड नेशन से कहता है कि हमें जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उन्हें पीसफुल मीन्स में सेटल करना है, शांति से। All members shall refrain from using threat or force against any other country। ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो रहा आज की दुनिया में। हर बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को दबाने में, उसका मिसयूज करने में लगी हुई है। पर यूएन चार्टर में लिखा हुआ था जितने भी मेंबर्स हैं वो कभी भी किसी को थ्रेट नहीं देंगे, चेतावनी नहीं देंगे, धमकी नहीं देंगे, फोर्स का यूज नहीं करेंगे दूसरी कंट्री के लिए। अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर को। अपने एम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक पूरा नेटवर्क बना रखा है, बहुत सारे ऑर्गन्स और एजेंसीज का, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं जो मिलके काम करती हैं, तब जाके यूएन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं। दे आर टुगेदर कॉल्ड यूएन सिस्टम, और इन सबको मिला के क्या बनता है, यूएन सिस्टम। दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ यूएन, ये यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन के अंदर काम करते हैं। देखो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन की अगर हम बात करें, देखो हमने बोला ऑर्गन्स भी हैं और एजेंसीज भी हैं, तो पहले हम ऑर्गन देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें है जनरल असेंबली। फर्स्ट क्या है, जनरल असेंबली। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा सेक्रेटेरिएट, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से यूनाइटेड नेशंस की, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। क्विक रिवीजन हम करेंगे, किसमें बचा, शॉर्ट्स में, ठीक है बात। चलो तो ये रहे 6 मेन ऑर्गन, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। जनरल असेंबली से ही शुरू करते हैं। पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली, जो कि मेन बॉडी होता है यूनाइटेड नेशंस का, और यहाँ पर सारे इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। देन है सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, ये वॉर और पीस से जुड़े हुए मैटर्स में डील करती है। देन आएगा सेक्रेटेरिएट, इसको हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, और ये जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं यूनाइटेड नेशंस की उनको परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं, भाई वर्ल्ड वाइड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जनरल असेंबली को सुपरवाइज करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी एजेंसीज हैं वो इन्हीं के अंदर काम करती हैं। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को एक बार और ध्यान से सुनो।
ये एनकरेज करती है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, जनरल असेंबली के काम को भी सुपरवाइज करती है और जितनी भी यूएन की एजेंसीज हैं वो इसी के अंडर में काम करती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी कंट्री का कोर्ट है, हमारे स्टेट का कोर्ट होता है हाई कोर्ट, पूरी कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट होगा सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही पूरे वर्ल्ड का कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जुडिशियल विंग है, ये कंट्रीज के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सेटल करने का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल। बेटा इसका काम अब खत्म हो गया है, ठीक है। कैसे खत्म हो गया है? क्योंकि इसको बनाया था इस एम से कि जितनी भी कंट्री हैं जिनके ऊपर फॉरेन डोमिनेशन है, कॉलोनियल कंट्रोल है, उनको फ्री कराना। तो अब तो सब फ्री हो गए। चलो, तो ये कंट्रीज को हेल्प करता था जो अंडर फॉरेन रूल थी आज़ादी दिलाने में। उन कंट्रीज को आज़ादी दिलाने का काम इसको दिया गया था जो कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूलर के अंडर में है। देन नाउ नॉन फंक्शनल ऑर्गन ऑफ यूएन, अब ये नॉन फंक्शनल ऑर्गन है यूएन का। अब हम पढ़ेंगे बेटा जनरल असेंबली को। तो जो जनरल असेंबली होती है ये मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। हमने इसको पहले ही बता दिया कि भाई यूएन की मेन बॉडी है जनरल असेंबली। ये वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करती है, जैसे हर कंट्री की अपनी पार्लियामेंट होती है और पूछा जाए कि पूरी दुनिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है तो वो है यूएन, जनरल असेंबली, UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है बात। चलो, UNGA वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह काम करती है। अब एक बात ध्यान से सुनो बेटा, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है ना, जैसे अभी हमने बताया कि 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस में, वो सारे के सारे 193 कंट्रीज मेंबर्स होंगी किसका? जनरल असेंबली का। UNGA का पार्ट होंगी सारी 193 कंट्रीज। ठीक है बात। इनका प्रेसिडेंट होता है, ये लोग अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं हर सेशन के लिए। इट इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट फॉर एवरी सेशन, हर सेशन के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। डिसीजन मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं कि भाई जिस बात को सबसे ज़्यादा हाँ मिलेगी, मेजॉरिटी वोट मिलेंगे, वो हो जाएगा। जो जनरल असेंबली होती है ये साल भर में एक बार तो मिलती ही है इंटरनेशनल इश्यूज से डील करने के लिए, उन्हें डिस्कस करने के लिए। तो जो जनरल असेंबली होती है मीट वंस अ ईयर टू डिस्कस वेज टू डील विद इंटरनेशनल इश्यूज, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनसे कैसे डील किया जाए, इसीलिए साल भर में एक बार तो ही मिलते हैं। कई बार स्पेशल सेशन भी होते हैं, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कुछ वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कोरोना जैसा कोई टाइम आ जाए, तो ये अपने स्पेशल सेशंस भी लेते हैं। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे स्पेशल सेशंस होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो पहला काम है इनका यूनाइटेड नेशंस, पूरे यूनाइटेड नेशंस के एनुअल बजट को पास करना, फिर उन इश्यूज को डिस्कस करना, वो सारे इश्यूज के रिगार्ड्स में बात करना जो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड की पीस और सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को अफेक्ट करें। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में हम वो सारे इश्यूज को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी को अफेक्ट करें। देन एडमिटिंग न्यू मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, अगर सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइस करेगा, रिकमेंड करेगा तो नए मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। इलेक्टिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को ये लोग इलेक्ट करेंगे। इलेक्टिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यूएन का सेक्रेटरी जनरल यहीं से इलेक्ट होता है। देन इलेक्टिंग, इसके बाद ये इलेक्ट करेंगे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को, किसके लिए? सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। इसके बाद ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए एंड मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूएनजीए से ही मेंबर इलेक्ट होंगे, 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के लिए और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के लिए भी इलेक्ट होंगे। अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को। अच्छा बेटा ये भी देख लो, ये वो हॉल है जहाँ पर जनरल असेंबली मिलती है, इश्यूज को डिस्कस करती है। सिक्योरिटी काउंसिल एग्जीक्यूटिव विंग है। बेटा देखो, डिसीजंस ले लिए गए इतना इनफ नहीं है, उन्हें एग्जीक्यूट भी तो करना है, तो सिक्योरिटी काउंसिल उन्हें एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का एग्जीक्यूटिव विंग है सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। ये वो मैटर्स के साथ डील करती है जो वॉर और पीस से जुड़े हुए होते हैं।
इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं, एक तो परमानेंट और दूसरे नॉन परमानेंट। इसमें बेटा 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके नाम हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। ठीक है बात। 5 परमानेंट मेंबर्स के क्या नाम है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। आई बात समझ में? ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनके पास है वीटो पावर, राइट टू से नो, और एक भी मेंबर का नो मतलब नो। आई बात समझ में? पावर टू रिजेक्ट, पावर टू से नो, इसको क्या कहते हैं? वीटो। तो यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये बहुत पावरफुल बॉडी होती है। इसमें 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है। और जो 5 परमानेंट हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, इनके पास है वीटो पावर। वीटो राइट इज द राइट टू रिजेक्ट। वीटो राइट को क्या कहते हैं? राइट टू रिजेक्ट, राइट टू से नो। और इसे सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मेंबर्स ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। और चाइना के पास ये जो वीटो मिला हुआ है ना, ये बहुत बार हमारे अगेंस्ट में यूज करता है इसको। तो वीटो है राइट टू रिजेक्ट, जिसको सिर्फ कौन एंजॉय कर रहे हैं? परमानेंट मेंबर्स। कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। इसका मतलब ये है कि अगर एक परमानेंट मेंबर किसी चीज के अगेंस्ट में हो जाए, किसी रेजोल्यूशन या किसी डिसीजन के अगेंस्ट में आ जाए किसी डिस्कशन में, तो वो डिसीजन कभी पास नहीं होगा, नॉट बी पास बाय यूएन। नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं। इन्हें इलेक्ट करते हैं 2 years के लिए। और करने वाली कौन सी असेंबली है? जनरल असेंबली। दीज मेंबर्स डोंट हैव वीटो पावर। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास वीटो पावर नहीं होता। देन फंक्शंस, क्या फंक्शंस है हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के? कैन ऑर्डर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अ स्टेट which persistently undermines the peace and security of the world or by literal talks। ठीक है बच्चा, ये किसी भी कंट्री के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं जब इन्हें लगे कि भाई एक कंट्री को हमने कितना समझा दिया, कितनी बार उससे बातें कर ली, पर फिर भी वो पूरे वर्ल्ड पीस के लिए थ्रेट बना हुआ है। ठीक है। और हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सुरक्षा को कहीं ना कहीं से चोट पहुंचा रहा है, तो हम उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। इतनी पावर है इस ऑर्गन के पास। ये डिस्प्यूट्स को सेटल कराता है नेशंस के बीच में, वो भी बहुत ही शांति से। ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। हमारे इंडिया पे भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे थे। कब कब कब? जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी, तब हमने पोखरण में किया न्यूक्लियर टेस्ट। और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये पता चला, यूएन तक ये बात पहुंची, उन्होंने फटाफट हमारे ऊपर क्या लगा दिया? इकोनॉमिक सैंक्शन। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं वो सारी कंट्रीज के खिलाफ जो इनकी डायरेक्शंस को, इनके ऑर्डर्स को नहीं मानती। ठीक है। और उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेने की पावर भी इनके पास है। ठीक है। पर वो बिल्कुल आखिरी रास्ता है। रिकमेंड्स द एंट्री ऑफ न्यू मेंबर्स टू द यूएन। और यही बताता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस में किसी नए मेंबर को जोड़ना है, नहीं जोड़ना है ना। अगर जनरल असेंबली इन्हें कॉल करेगी तो इट एक्सपेल्स अ कंट्री फ्रॉम मेंबरशिप। अगर जनरल असेंबली का ऐसा कहना हुआ तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास पूरा पावर है कि वो किसी भी मेंबर को उसकी मेंबरशिप से हटा सके, उसकी मेंबरशिप को एक्सपेल कर सके। अगर कोई मेंबर यूएन चार्टर को फॉलो नहीं करेगा तो जनरल असेंबली के कॉल पर सिक्योरिटी काउंसिल उसे उससे हटा देगी। ठीक है बात। रिकमेंड्स द नेम ऑफ द पर्सन फॉर हिज हर अपॉइंटमेंट एज सेक्रेटरी जनरल। किस व्यक्ति को सेक्रेटरी जनरल बनना है, किसे नहीं बनना है, किसको बनना ही चाहिए, इनके नाम की लिस्ट भी कौन रिकमेंड करता है? सिक्योरिटी काउंसिल recommends the name of the person for his her appointment as secretary general। अब हम देखेंगे सेक्रेटेरिएट को। जो सेक्रेटेरिएट होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है यूएन की। इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है जनरल असेंबली। किसकी एडवाइस पे? सिक्योरिटी काउंसिल की एडवाइस पे। आई बात समझ में?
ये ऑफिस में जब तक रहेगा जब तक इसके 5 साल का टाइम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। अभी एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। अभी करंट सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बहुत ही सुंदर बेबी बेबी जैसे दिखते हैं ये। His duties include मीडिएशन इन द डिस्प्यूट, जो दो कंट्रीज लड़ रही हों उनके बीच में मीडिएटर की तरह काम करना, और यूएन की जो फोर्सेस हैं उन्हें सुपरवाइज करना। मतलब सेक्रेटरी जनरल एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, ठीक है। और ये मीडिएशन का काम करते हैं, डिस्प्यूट्स अगर किसी कंट्रीज के बीच में हो जाए, यूएन फोर्सेस का सुपरविजन करते हैं। फंक्शंस क्या हैं बच्चा? सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस के काम को सुपरवाइज करना, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करवाना, मिनट्स मतलब कौन से पॉइंट्स पे बात होगी वो डिसाइड करना, उसके मिनट्स प्रिपेयर करना, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में मीडिएटर की तरह काम करना, मीडिएट करना, देन इंटरप्रिटिंग स्पीचेस एंड ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना, स्पीचेस को इंटरप्रेट करना। जो भी देखो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी भाषा में अगर अपनी बात को रखते हैं, है ना, मोस्टली इंग्लिश में होता है, पर कुछ कंट्रीज रखती हैं तो उनकी स्पीचेस को इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट कराना, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना, है ना। मतलब सबका ट्रांसलेशन किस में हो जाएगा? ऑफिशियल। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 6। सुषमा स्वराज गई थी, इन्होंने स्ट्रांगली इस बात को रखा कि हिंदी भी यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, पर बाद में इसके ऊपर कुछ काम हुआ। बेटा अब हम पढ़ेंगे नो मोर सेक्शन को। नो मोर सेक्शन कह रहा है कि जो सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, डैग हैमरशोल्ड, जो सेकेंड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था पीस कीपिंग फोर्सेस में। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। इनकी डेथ होती है एक प्लेन क्रैश में जब ये अफ्रीका मिशन पे थे। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, ये जो काउंसिल है ये एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है सामाजिक और आर्थिक विकास पे। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका मेजर एम्फेसिस होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक्स। ये ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ये हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ बोले तो स्वास्थ्य, लिटरेसी बोले तो क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा, बेरोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने में, बच्चों की भलाई के लिए, औरतों की स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, औरतों के स्टेटस के ऊपर, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड में, क्राइम कंट्रोल करने में, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस की बात करती है। ये हेल्थ को देखते हैं, लिटरेसी को देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, बच्चों के वेलफेयर, कल्याण, मतलब बच्चों का कल्याण, बाल कल्याण को देखते हैं। औरतों का स्टेटस सोसाइटी में कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रॉपर है नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड, क्राइम को कंट्रोल करना। अब बेटा ये जो काउंसिल है इसमें 18 मेंबर्स थे शुरुआत में, पर अब 54 मेंबर हो गए हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में पहले 18 मेंबर हुआ करते थे, अब 54 हो गए हैं। ये जो मेंबर्स हैं इन्हें जनरल असेंबली इलेक्ट करके पहुंचाती है। 1/3 जो मेंबर्स होते हैं हर साल रिप्लेस होके नए मेंबर आ जाते हैं। जो काउंसिल है इसे सुपरवाइज करती है जनरल असेंबली। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, नए मेंबर्स आ जाते हैं, और इस काउंसिल को सुपरवाइज करती है जनरल असेंबली। ये है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बैठक। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जुडिशियल विंग है यूनाइटेड नेशंस का, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। इसे वर्ल्ड का कोर्ट भी कहते हैं। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है डिस्प्यूट्स को सेटल करना, जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में हो रहे होंगे। कई बार 2 कंट्री लड़ रही होंगी, कई बार 2-4 मिलके लड़ रही होंगी, तो उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना लीगली किसका काम है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये वॉर क्राइम्स से रिलेटेड, युद्ध के टाइम में जो क्राइम हुआ होते हैं, है ना, उनके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, उन केसेस को भी सुनते हैं, ये लीगल एडवाइस देते हैं किसी भी ऑर्गन को,
ठीक है। यूएन के किसी भी ऑर्गन को लीगल एडवाइस देने का काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पर वो ऑर्गन पहले रिक्वेस्ट करे, ठीक है। अगर कोई ऑर्गन रिक्वेस्ट करेगा तो ये अपनी लीगल एडवाइस उसे देंगे। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितना सुंदर है। ये हेग में है, नेदरलैंड्स, ठीक है। ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? हेग, नेदरलैंड्स में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं। इन्हें इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। ये डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, नेदरलैंड्स में। अब हम ट्रस्टीशिप काउंसिल को पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ये बना था 1945 में, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। इसका काम था कि भाई वो सारी कंट्रीज़ जो अभी भी फॉरेन कंट्रोल में हैं उन्हें आज़ादी दिलाने में मदद करना। फ्रांस हो, डच हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, इन सब ने भर भर के कॉलोनी बनाई थी। उन कॉलोनीज़ को आज़ाद कराने के लिए बना था हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 11 ओरिजिनल ट्रस्ट टेरिटरीज वर टेकन अंडर दिस सिस्टम। इसका काम था उन कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जो फुल्ली सेल्फ गवर्निंग नहीं है, जो आज भी किसी न किसी के कंट्रोल में है। इसके अलावा इन्हें गाइड कर रहा था एक लार्ज नेशन। इन एडिशन दे वर गाइडेड बाय अ लार्ज नेशन टुवर्ड्स अटेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट। इन्हें सेल्फ गवर्नमेंट अचीव करने में भी हेल्प की जा रही थी। इट इज़ नॉट अ फंक्शनल ऑर्गन ऑफ यूएन, और अब यूएन का ये फंक्शनल ऑर्गन नहीं है क्योंकि सारी कंट्रीज को आज़ादी मिल चुकी है। फॉर क्विक रिविजन आई विल मेक शॉर्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्विक रिवीजन के लिए हम बनाएंगे शॉर्ट्स, और बाकी हम इस पार्ट को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे यूएन एंड इंडिया से, ठीक है।